हेलो हेलो एंड वेलकम टू मिशन स्टडी। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम भारत के महान सम्राट सम्राट समुद्रगुप्त का इतिहास पढ़ेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है भारत के महान सम्राट सम्राट समुद्रगुप्त। सबसे पहले हम सम्राट समुद्रगुप्त के पिता का नाम जानेंगे। सम्राट समुद्रगुप्त के पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद हम सम्राट समुद्रगुप्त की माता का नाम जानेंगे। सम्राट समुद्रगुप्त की माता का नाम था कुमारा देवी। सम्राट समुद्रगुप्त की माता का नाम है कुमारा देवी। अब हम सम्राट समुद्रगुप्त के जीवन संगी जीवन साथी की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम था दत्ता देवी। के बाद हम सम्राट समुद्रगुप्त के संतान की बात करें तो उनके संतान का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त। रामगुप्त जो थे वे सम्राट समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र थे और चंद्रगुप्त द्वितीय उनके छोटे पुत्र थे। उसके बाद हम सम्राट समुद्रगुप्त के घराने की बात करें तो उनका गुप्त राजवंश घराना था। उनका घराना था गुप्त राजवंश। उसके बाद हम सम्राट समुद्रगुप्त के शासन अवधि की बात करें तो उनका शासन लगभग 335 से 350 या 335 350 से 380 के पूर्व था। सम्राट समुद्रगुप्त का आरंभ ज्ञात नहीं है, उनका अंत था, उनके शासन का अंत था 380। के बाद हम सम्राट समुद्रगुप्त के पूर्ववर्ती शासक की बात करें तो उनसे पूर्व चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन किया था जो कि सम्राट समुद्रगुप्त के पिता थे। उसके बाद यदि हम सम्राट समुद्रगुप्त के उत्तरवर्ती शासक की बात करें तो उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त ने शासन किया था। कहा जाता है कि एक किंवदंती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके गुप्त राजवंश का शासन पाया। उन्होंने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की और उसके बाद वे स्वयं शासन में विराजित हुए। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ईस्वी में उसका तथा कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा। इन्हें पर क्रमांक भी कहा गया। अब जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु हुई थी 335 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद इनका और कुमार देवी का पुत्र था समुद्रगुप्त जो राजगद्दी पर बैठा। और समुद्रगुप्त को जो है पर क्रमांक भी कहा गया, उन्हें पर क्रमांक भी कहा गया। समुद्रगुप्त राज 335 से 350 380। समुद्रगुप्त का शासन था 335 या 350 से 380। गुप्त राजवंश के चौथे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त जो थे वे गुप्त राजवंश के चौथे राजा थे और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे एवं पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। समुद्रगुप्त की राजधानी थी, समुद्रगुप्त की पाटलिपुत्र राजधानी थी। वे वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनानायक एवं सम्राट माने जाते थे। समुद्रगुप्त जो हैं वे भारतीय इतिहास की यदि हम बात करें तो वे सबसे बड़े और सफल सेनानायक माने जाते थे और सम्राट तो वे थे ही। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे और उनका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है। भारत के इतिहास में अगर हम बात करें कि स्वर्ण युग कौन सा माना जाता है तो गुप्त काल को भारत के इतिहास में स्वर्ण युग का स्थान दिया गया है। और वहीं हम समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त का जो शासन था उस समय को भारत का इतिहास स्वर्णिम युग कहा गया है। समुद्रगुप्त को गुप्त राजवंश का महानतम राजा माना जाता है। इन्हें गुप्त राजवंश का महानतम सबसे शक्तिशाली सर्वाधिक साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक माना जाता है। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त की राजधानी थी, उनके साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। समुद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। सम्राट समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज। समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला महान विजित सम्राट था।
समुद्रगुप्त एक अच्छा राजा होने के अतिरिक्त एक अच्छा कवि तथा संगीतज्ञ भी था। समुद्रगुप्त जो थे वे एक विजित सम्राट तो थे ही, इसके अलावा जो थे वे एक अच्छे कवि भी थे और अच्छे संगीतज्ञ भी थे। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के महल में एक वीणा थी और जिसे समुद्रगुप्त बजाया करते थे, इसलिए कहा गया है कि समुद्रगुप्त जो थे वे एक अच्छे संगीतज्ञ थे। उसे कला मर्मज्ञ भी माना जाता है। समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। विंसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन की उपाधि दी थी। अब जैसे कि बताया कि समुद्रगुप्त जो थे वे एक असाधारण सैनिक योग्यता वाले महान विजित सम्राट थे और समुद्रगुप्त जो थे वे एक अच्छे राजा होने के साथ साथ वे एक कवि भी थे, अच्छे कवि थे और अच्छे संगीतज्ञ भी थे और वे कला मर्मज्ञ भी थे। समुद्रगुप्त ने एक उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की उपाधि उन्होंने धारण की थी। अब विंसेंट स्मिथ हैं, उन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि दी थी। कहा जाता है, एक ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो है वे समुद्रगुप्त को कहा जाता है और नेपोलियन जो यह उपाधि है यह विंसेंट स्मिथ ने दी थी। काव्य अलंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश मिलता है। यदि हम एक सूत्र, काव्य अलंकार नाम का एक सूत्र है, इस सूत्र की यदि हम बात करें तो समुद्रगुप्त का जो नाम है वह चंद्र प्रकाश मिलता है। उसने उदार, दानशील, असहाय तथा अनाथों को अपना आश्रय दिया। समुद्रगुप्त जो थे वे उदार थे, दानशील थे, असहाय तथा अनाथों को जो है मदद करने वाले थे। वैदिक धर्म के अनुसार इन्हें धर्म व प्राचीर बंध यानी धर्म के प्राचीर कहा गया। समुद्रगुप्त को जो है वैदिक धर्म के अनुसार इन्हें प्राचीर कहा गया। समुद्रगुप्त का नाम सम्राट अशोक के साथ जोड़ा जाता रहा है, हालांकि वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। एक अपने राज्य अभियान के लिए जाने जाते थे और दूसरे अपने धुन के लिए जाने जाते थे। क्योंकि सम्राट अशोक का भी बहुत अतुलनीय योगदान है भारत के इतिहास में और सम्राट समुद्रगुप्त का भी। अब सम्राट समुद्रगुप्त की जो तुलना है वे सम्राट अशोक के साथ की जाती है कि ये दोनों के उनका जो नाम है एक साथ जोड़ा जाता है। अब जैसे कि एक तो जो थे वे अपने विजय अभियान के लिए प्रसिद्ध थे और एक अपनी धुन के लिए प्रसिद्ध थे। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। समुद्रगुप्त का जो था एक साम्राज्य था वह काफी विशाल था। अब जैसे कि उन्होंने चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में उनका साम्राज्य का फैलाव था। अब उत्तर में यदि हम देखें तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक उनका शासन था, साम्राज्य स्थापित था। यदि हम पूर्व दिशा की यदि हम बात करें तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, सिंध तथा गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत में इसमें सम्मिलित थे। कुछ वो उसमें कुछ और है राज्य हैं जो कि सम्मिलित नहीं थे, जैसे कश्मीर है, पश्चिमी पंजाब है, पश्चिमी राजस्थान, सिंध तथा गुजरात, इन्हें छोड़कर उत्तर भारत में सभी समुद्रगुप्त के साम्राज्य में स्थित हैं, अधीन थे। दक्षिणापथ के शासक तथा पश्चिमोत्तर भारत की विदेशी शक्तियां उसकी अधीनता स्वीकार करती थी। अब प्रयाग प्रशस्ति द्वारा जानकारी मिलती है। अब प्रयाग प्रशस्ति जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन थे, उनके दरबारी कवि हरिसेन ने इलाहाबाद में समुद्रगुप्त के लिए उनके नाम से एक प्रयाग प्रशस्ति बनाई थी। अब उसके अनुसार जानते हैं, प्रयाग प्रशस्ति द्वारा जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्य थे उनको जीतकर अपने राज्य में मिलाया। वे राज्य थे, पहला था वाकाटक राज्य, दूसरा मतिल राज्य, तीसरा नागवंश का राज्य, चौथा पुष्करण का राज्य, पांचवा नागसेन, छठा मथुरा का राज्य, सातवां नागसेन, आठवां रामनगर का राज्य और 9वां असम प्राकी नागवंशी राज्य। आगे देखते हैं, नंदिन और कोटवंशीय राज्य। कोटवंश के राजाओं ने तो समुद्रगुप्त के विरुद्ध कई राज्यों का एक संघ ही बना लिया था, परंतु उन सभी राज्यों को हारना पड़ा। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के इन राज्यों को मिलाकर अपने साम्राज्य को बढ़ाया। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।